पेन ड्राइव के सबूतों को लेकर के दिल्ली से लेकर के बंगाल तक की राजनीति इस वक्त में बेहद गर्म है। मौसम सर्द है लेकिन राजनीति बहुत गर्म है। और एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे का अल्टीमेट दिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैविएट दाखिल कर दी गई। अमित शाह का नाम सामने आया, अमित शाह को पैसा गया है यह कहा गया, पेन ड्राइव के अंदर सारे सबूत हैं यह कहा गया, और शुभेंदु अधिकारी वो तो गोद लिया हुआ बच्चा है, एक अडॉप्टेड सन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही यह बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कि वो पेन ड्राइव के अंदर जो सबूत हैं वो दाखिल किए जाएं, सामने रखे जाएं, ये एक तरीके से अल्टीमेट दे दिया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, उनकी सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच करके कैविएट दाखिल कर दी। अब इसके मायने क्या है और ये लड़ाई किस कदर, किस तरीके से कहां तक जाने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई बीजेपी को इस बार भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर नाको चने चबवा देगी, या फिर बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को पछाड़ देगी, छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी डायलॉग फिलहाल बोल रही है कि मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मण रेखा याद रखिए, लक्ष्मण रेखा अगर आप लांग करके जाएंगे, मैं चाहती नहीं हूं कि कुछ ऐसा खुलासा मैं कर दूं जिससे बहुत बड़ा जो है एक तरीके से भूचाल आ जाए और देश की सुरक्षा वो भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि अमित शाह का नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, देश के गृह मंत्री का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से 72 घंटे का अल्टीमेट लेकर के आए हैं, यानी चीजें साफ हो गई हैं कि ऐसे के ऐसे ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से प्रेशर लगाया जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ सामने आएगा जरूर। अब क्या सामने आएगा वो बड़ा सवाल है। पेन ड्राइव के सबूत सामने आएंगे या शुभेंदु अधिकारी वो क्रिमिनल और डेफिमेशन केस, क्रिमिनल और सिविल डेफिमेशन केस वो दाखिल करने जा रहे हैं और उसमें ममता बनर्जी को घसीटेंगे। ये जो चुनावी साल है और अब चुनाव के अंदर तकरीबन 100 दिन का समय भी नहीं बचा है, ये चुनावी साल बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में किस तरीके से, कितनी लंबी खींचतान यहां पर देखने को मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं। और ममता बनर्जी वो एक तरीके से बीजेपी को उनकी पिच पर मात देने की कोशिश कर रही है। और यहां पर टीएमसी ने एक बड़ा पलटवार यह भी किया है कि भैया आईपैक पर जो आपने छापा मारा, तो आईपैक के कर्ता धर्ता, आईपैक के सर्वे सर्वा वो तो प्रशांत किशोर थे। और जिस वक्त का ये मामला था 2020 का कोयला घोटाले का जो आप मामला बता रहे हैं, ये तो उस वक्त में हुआ जब आईपैक के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर थे। तो प्रशांत किशोर का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? प्रशांत किशोर कोई ऐसे बहुत बड़े सरकारी अधिकारी भी नहीं है, कोई जज भी नहीं है कि उन पर कोई रिटायरमेंट के बाद में या किसी कंपनी से अलग हो जाने के बाद में उन पर केस नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम एक बार भी सामने नहीं आया। प्रशांत किशोर खुद भी इस मामले में एक बार भी सामने नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ईडी और दीदी ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई है। और ईडी और दीदी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंगाल सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि उसकी बात को सुने बजाय कोई एक तरफा आदेश न दिया जाए। राज्य सरकार ने याचिका में आरोप लगाया है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। इसके बाद में ईडी परिवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 8 जनवरी की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डाली। गिरिराज सिंह ने दूसरी तरफ एक अलग ही मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी
वो बांग्लादेश बनाना चाहती है बंगाल को। इसके अलावा गिरिराज सिंह और कह भी क्या सकते थे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात वो ये है कि ईडी कह रही है कि 8 तारीख को जो कुछ हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी का सहारा ले रही है, यानी एजेंसी दर एजेंसी ये गेंद घुमाने की कोशिश है, या फिर वाकई ये बताने की कोशिश है कि ममता बनर्जी तो बहुत तानाशाही तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से हम पर टूट पड़ी, हमारे सारे सबूत छीन करके ले गई। क्योंकि उस वक्त में ममता बनर्जी की एक तस्वीर वायरल हुई थी। ममता बनर्जी जब बाहर आई थी प्रतीक जैन के घर से, तो उस वक्त में उनके हाथ में लैपटॉप था, एक हरे रंग की फाइल थी, एक एप्पल का मोबाइल फोन था, और कहा जाता है कि यह एप्पल का मोबाइल फोन ये प्रतीक जैन का था। ममता बनर्जी वो सीधे प्रतीक जैन के घर पर जा नहीं सकती थी क्योंकि अधिकारी, ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। लिहाजा ममता बनर्जी सबसे पहले बेसमेंट में जाती है, और बेसमेंट में जाने के बाद में सीधे करीब चौथे फ्लोर पर ममता बनर्जी के साथी आप कह सकते हैं, इस वक्त में बड़े साथी आप कह सकते हैं, टीएमसी के आईटी सेल के हेड आप कह सकते हैं, प्रतीक जैन, वो वहां पर मौजूद थे अपने घर पर। उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, उनका बच्चा वहां पर मौजूद था, उनसे मिली, मुलाकात की, और ये सब कुछ हो रहा था ईडी के अधिकारियों के सामने। ईडी के अधिकारी सामने देख रहे थे कि भाई ममता बनर्जी आ गई है, हम यहां पर पूछताछ करने के लिए आए हैं। और जब कहीं पर इस तरह से कोई पूछताछ होती है तो कोई परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता है बगैर ईडी की मर्जी के, और कोई अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी गई वहां पर, मेल मुलाकात की, सब कुछ किया, और कहा यह जाता है कि सुबह सुबह जब ये छापा डाला गया 7 बजे, दोनों छापे एक साथ में पड़े। ईडी के दफ्तर, ईडी के जो टीम थी उसने प्रतीक जैन के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर, दोनों जगह पर जो है एक साथ छापा मारा। और जैसे ही छापा मारा प्रतीक जैन के दफ्तर पर, एक लड़का वो फोन करता है प्रतीक जैन को कि ऐसे ऐसे ईडी के लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन प्रतीक जैन का नंबर नहीं मिला। सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि उनके घर पर भी पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पर। लिहाजा उन्होंने एक आदमी को और फोन किया, और उस आदमी ने ममता बनर्जी को फोन किया, और ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला तो ममता बनर्जी सीधे घर पर पहुंच गई, और उसके बाद में दफ्तर पर पहुंच गई, और दफ्तर पर करीब 3.5 घंटे और घर पर करीब 19 मिनट तक हो रही। इस सब को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रही है ईडी कि हमारे साथ में जो किया गया वो सही नहीं किया गया, और सीबीआई की जांच इस मामले के अंदर होनी चाहिए। लेकिन टीएमसी वो एक नया आरोप लगा रही है। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि आईपैक यानी प्रशांत किशोर, वो उसके कर्ता धर्ता थे 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी। तो प्रशांत किशोर जो उस वक्त में हेड थे, तो प्रशांत किशोर से आखिरकार क्यों नहीं पूछताछ हो रही है। ये केस, ये जमीन, ये कोयला घोटाले का जो केस है ये 2020 का है। तो प्रशांत किशोर ने क्या वाकई बीजेपी की मदद की, इसलिए अब बीजेपी की और प्रशांत किशोर की चुप्पी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहार के अंदर उनकी मदद की, इसलिए चुप्पी है। ये एक बड़ा सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी ने यह भी कहा है कि आप अब प्रतीक जैन पर किस तरीके से हमले कर रहे हैं, और ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि वहां से करीब 100 मीटर दूर नमो का एक हेड ऑफिस है, वहां पर नमो ऑफिस है जहां पर बीजेपी की रणनीति नीति तैयार होती है। अब ममता बनर्जी कह रही कि मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि राज्य की भी अपनी खुफिया एजेंसी होती है, वो भी छापा डाल सकती है। वो कह रही मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगी। और इन सबसे बड़ी बात तो ये कह रही है कि अगर मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पेन ड्राइव सबके सामने रख दूंगी। और इस पेन ड्राइव के अंदर है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पेन ड्राइव के अंदर कोई ऑडियो है? इस पेन ड्राइव के अंदर क्या कोई वीडियो है? इस पेन ड्राइव के अंदर क्या कोई फाइल है, कोई अकाउंट्स डिटेल है, कोई बैंक ट्रांजैक्शन है? इस पेन ड्राइव के अंदर आखिरकार है क्या? और सवाल तो यह भी है कि ममता बनर्जी जो कुछ कह रही है कि क्या वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वाकई उनके पास में सबूत है। ममता बनर्जी का बयान आप सुनिए, बंगाली भाषा में वो बोलती हुई नजर आ रही है और कह यही रही है बड़े तीखे तरीके से कि ये तो गोद लिए हुआ बच्चा है शुभेंदु अधिकारी। और उनके वकील ने यही कहा है, उनके वकील ने कहा है कि आपने अमित शाह का अडॉप्ट सन करार दिया है शुभेंदु अधिकारी को, गोद लिया हुआ बच्चा बताया है, तो लिहाजा हम आप पर क्रिमिनल केस, सिविल केस, डेफिमेशन का वो क्यों नहीं लगा दें,
इसके लिए आप तैयार रहिए या जवाब दीजिए या 72 घंटे के अंदर जो सबूत आपके पास में है वो शेयर कीजिए। अब यहां पर ममता बनर्जी कह रही कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, अमित शाह जी उस लक्ष्मण रेखा को मत लांगी वरना ये मामला आप पर उल्टा पड़ जाएगा। आप एक बार जरा ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए और उसके बाद में ममता बनर्जी क्या वाकई मुश्किल में है और ममता बनर्जी क्या अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है या ममता बनर्जी बीजेपी को बीजेपी के तरीके से जवाब दे रही है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इस पर बात करते हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर दो चीजें बहुत अहम हैं और दो चीजें बहुत कॉमन हैं, और वो है कि नैतिकता पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देती है। यहां पर किस तरह की कैसी भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री ने बता दिया था पिछली बार जब वो कह रहे थे दीदी ओ दीदी। तो जब प्रधानमंत्री इस तरीके से एक महिला को, बुजुर्ग महिला को, बंगाली अस्मिता से जुड़ी हुई एक महिला को अगर ऐसे बोलेंगे तो कैसी कैसी बातें उनके लिए भी कही जा सकती हैं, इसके लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी वो दिल्ली को जवाब दे रही हैं भीड़ के जरिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है उस वक्त की जब ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर, ईडी की रेड में पहुंची थी और उसके बाद में हाईकोर्ट में ईडी गई। लेकिन हाईकोर्ट में जब ईडी गई तो ममता बनर्जी भी भीड़ लेकर के उतर गई बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर, और भीड़ हाईकोर्ट के अंदर भी इस कदर थी कि हाईकोर्ट के जज साहब वो नाराज हो गए। हाईकोर्ट के जज नाराज हो गए और हाईकोर्ट के जजों ने 14 जनवरी के लिए अगली तारीख देते हुए इस मामले को सुनने से ही उस दिन मना कर दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ममता बनर्जी वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप कुछ भी करिए, आपके पास में दिल्ली की मीडिया है, नोएडा की मीडिया है, आपके पास में जो कुछ है एजेंसियां हैं, लेकिन हमारे पास में लोग हैं, बंगाल की ताकत है, बंगाल का वोटर है वो हमारे पास में है, और खास तौर पर भी उसमें महिलाएं हैं। और महिला आज के वक्त में, पिछले अगर आप 4-5 साल से चुनावों को देखें, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, माफ कीजिए, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, यहां पर ये देखने को मिलता है कि महिला वोटर वो एक तरीके से निर्णायक रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिला वोटर वो ममता बनर्जी के साथ नजर आती है। ममता बनर्जी वो महिलाओं को अपने साथ साधने में कामयाब दिखाई देती है। उनके इर्द गिर्द जितनी भी भीड़ दिखाई देती है, जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, वहां पर ममता बनर्जी आपको महिलाओं से घिरी हुई दिखाई देगी। उनके सांसदों में भी
ममता महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है, उनके विधायकों में भी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है, पार्टी के अंदर भी महिलाओं को बहुत बड़ा जो है एक तबका वो महिलाओं के का है और महिला ही एक तरीके से वहां पर पदाधिकारी है। अब महिला अस्मिता के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर वो ये कार्ड भी अपने पास ही रखती है। अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि बीजेपी के पास में हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी किसी एक ऐसे स्टेट का उदाहरण दे सके जो बंगाल को काउंटर करता हो। यानी यूपी का उदाहरण अगर आप देंगे तो फिर बंगाल उससे कहीं ज्यादा ऊपर जो दिखाई देता है। चाहे आप उसमें बेरोजगारी के मामले में आप लेकर के आइए, चाहे आप पर कैपिटा इनकम के मामले में लेकर के आइए, या एजुकेशन के मामले में लेकर के आइए, या वुमेन सेफ्टी के मामले में लेकर के आइए। बीजेपी के पास में ऐसा कोई बड़ा उदाहरण है नहीं जिसके मुख्यमंत्री को वहां पर पेश कर सके, या फिर बीजेपी उस मॉडल को पेश कर सके कि हम बंगाल को ये बनाएंगे। बस वही है कि हर स्टेट में जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर जाकर के ये बात बोलना कि हम इसको नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई जुमला है नहीं। अब ये बात यहां पर बड़ी हैरान करने वाली है कि जब बीजेपी ऐसी बात कहती है तो उसके बाद में बीजेपी के लिए एक तरीके से मुसीबत ये हो जाती है कि बंगाल में उनका कोई अपना चेहरा नहीं, यानी कोई स्टेट लीडरशिप के नाम पर वहां पर कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं। शुभेंदु अधिकारी, कई बार मैंने आपको बताया कि वो बाहर से ममता बनर्जी के ही लाए हुए एक नेता है। तो ऐसे में बंगाल में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं गलती ये भी दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी को विक्टिम बनने का एक मौका बीजेपी ने दे दिया है। लेकिन यहां एक सवाल और भी उठता है, और वो सवाल ये है कि ममता बनर्जी पर कहीं जिस तरीके से आक्रामक होकर के वो कह रही हैं वो उनके ऊपर बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। मसलन सवाल ये भी खड़ा होगा कि आप ये कह रही हैं कि आपके पास में एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव के अंदर अमित शाह को लेन देन का सबूत है आपके पास में, और फिर तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में आपकी टक्कर है और आप उस पेन ड्राइव को अगर सामने नहीं रख रही है तो फिर आपकी मंशा क्या है। बहुत बार ये भी आरोप लगता है कि, और ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां वहां पर बंगाल में ममता बनर्जी पर लगाती है कि ममता बनर्जी वो बीजेपी के साथ में फ्रेंडली फाइट खेलती हैं कि लोकसभा के अंदर आप खेलिए, लोकसभा के अंदर हम थोड़ा हल्का हो जाएंगे, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तब हम फ्रंट पर रहेंगे। आप यहां पर मुख्यमंत्री बनाने की मत सोचिए, और हम आपकी सीटें वहां पर बिगाड़ेंगे नहीं, आपको शून्य करके नहीं भेजेंगे, आपको 50% की पार्टी वहां पर बने रहने देंगे। और इस बीच में कांग्रेस और लेफ्ट को खत्म कर दिया, वो राज्यों में भी और विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी। तो ये कांग्रेस इस बात को लेकर के, या फिर लेफ्ट पार्टी इस बात को लेकर के आज भी उठाएगी। अधीर रंजन ने इस बात को लेकर के बाकायदा मोर्चा भी खोल दिया कि आपके पास में अगर कुछ है तो आप सामने क्यों नहीं लेके आ रही, आप उसको जाहिर क्यों नहीं कर रही। फिर एक हुमायूं कबीर के जरिए भी बीजेपी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को छेड़ने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर खींच करके ले जाए अपने पास में। उन्होंने एक बाबरी मस्जिद का निर्माण जो शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम वोटों में साफ तौर पर रहता है कि जहां निर्णायक है लड़ाई उस तरफ मुस्लिम वोट चला जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीति जिस तरीके से घूम रही है, अगले 3-4 रोज बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट से क्या बंगाल की सरकार को राहत मिलेगी, या सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर तल्ख तेवर दिखा दिए कि आप ऐसे किसी एजेंसी के साथ में नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी एजेंसी से उसके हाथों से सबूत छीन करके नहीं ले जा सकते हैं, एजेंसी को हक है, वो बुलाएगी, पूछेगी, पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नैतिक तौर पर इसको अपनी एक जीत के तौर पर पेश करेगी। और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ईडी को ही मामले से बाहर कर दिया, एजेंसियों को ही मामले से बाहर कर दिया, तो फिर बीजेपी के पास में बचेगा क्या, एक बहुत बड़ा सवाल। और दूसरी बड़ी बात, अगर ममता बनर्जी ने फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए कि सरकार के विरुद्ध चला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार के विरुद्ध चला जाता है, ममता बनर्जी की सरकार के विरुद्ध, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी ने सबूत सामने रख दिए, पेन ड्राइव अगर सबके सामने रख दिया, तो फिर क्या होगा, देखना बहुत दिलचस्प है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।